नमस्कार सुहार्जा भी। मैं विश्व भारती रवि और आज के हमारे खास मेहमान हैं बालाघाट एडवोकेट संजय खेबरागढ़ी जी। सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर नमोदय जैसा जय कि भीम। जी नवोदय जय भीम सर। जैसा कि आप आए दिन हम आपको देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं और आप राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आप बहुत ही कुशल आपका कार्य रहा है और आप संविधान रत्न भी सम्मानित है सर। आपका योगदान सामाजिक राजनीतिक सभी क्षेत्र में काफी रहा है सर। और आप अ, बालाघाट बौद्ध महासंघ के आप अध्यक्ष भी हैं अभी। मैं बालाघाट जिला बौद्ध संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। भीम रत्न और संविधान रत्न से सम्मानित। जी जी, भीम रत्न और संविधान रत्न, जी बिल्कुल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप इतना सम्मान, आपको बधाई हो, बहुत सारी मंगल कामनाएं सर। जैसे कि हाल ही में अभी बीटीएमसी एक्ट जो कि बोध गया टेम्पल को लेकर के काफी लंबे समय से एक जन आंदोलन की तरह बना हुआ है अभी भी, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और इसकी सुनवाई अभी 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 30 जुलाई को होने का था और इसकी फाइनल हेयरिंग थी और इसको पोस्टपोन कर दिया गया सर। इसकी क्या वजह है कि पोस्टपोन करने की क्या वजह है और हमारे फेवर में फैसला आएगा नहीं आएगा सर, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, इसके पीछे की क्या वजह है सर। मैं महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है और जो लोग जी आंदोलन कर रहे हैं उन तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएं और उसके साथ साथ जो भिक्षुगण जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मैं बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जैसा कि पीटी एक्ट के मामले में जो अभी देश भर में जो चर्चा चल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ और अनागारिक जो धम्मपाल थे वो श्रीलंका से भारत आए और भारत आने पर ये देखा कि वहां पर जो महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है वो गैर जी बुद्धिस्टों के हाथ में था। तो 1891 बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जन्म वर्ष 1891 और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई अनागारिक धम्मपाल जी ने जी जी वो जी 1891 से शुरू की। 1891 में शुरुआत करी तो उस वक्त में इस देश के अंदर में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के जब शासन काल था तो तब उस काल में क्योंकि आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ऐसे समय में नागरिक धर्मपाल जी जो थे उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने उनसे कहा कि जब भारत देश आजाद हो जाएगा और जब स्वतंत्र भारत होंगे तो ये महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है वो खत्म करके ये पूरा जो प्रबंधन है वो बुद्धिस्टों के हाथ में सौंपेंगे। तो इस प्रकार से चर्चा हुई, लेकिन देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो अंतरिम रूप से लागू किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लिखे उसमें 26 जनवरी 1950 के पहले की जितने भी जो विधि है, विधान है, जो नियम और उपनियम है वो सारे के सारे जो निश्चित किए जाएंगे ये अनुच्छेद 13 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकार में बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मिलित कर और सम्मिलित करने के बाद सरकार जो तत्कालीन सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, वो इनको ये काम करना था कि जो भाई ये संविधान है और संविधान में धारा 13 अनुच्छेद 13 है और अनुच्छेद 13 में जो ये प्रावधान है तो आपको उसको बीटी खत्म करके वहां पर क्या करना था कि उस जो वहां का जो प्रबंधन है बुद्धों के हाथों में देना था। लेकिन क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्ष नेतृत्व में एक समिति बनी और जी समिति बनने के बाद ये तय हुआ कि 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 नॉन बुद्धिस्ट होंगे और जो जी कलेक्टर होगा उसको पदेन अध्यक्ष होगा। अब पदेन अध्यक्ष जब कलेक्टर होगा वो भी कौन होगा, हिंदू होगा। तो 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट, मतलब 4 बुद्धिस्ट 4 हिंदू और कलेक्टर हिंदू होगा, तो बहुमत किसका होगा, हिंदुओं का होगा। तो इस जी प्रकार से जो बीटी एक्ट बना है और जानबूझकर, क्योंकि तत्कालीन सरकार, मैं तो दोष देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों को, निसंदेह की उनकी वजह से बीटी एक्ट बना और बीटी एक्ट कांग्रेस पार्टी चाहती तो बीटी एक्ट खत्म करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। तब फिर उसके बाद ये दौर चला 89 में। वो जी 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। 1991 में इस देश के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष मनाया गया, जयंती समारोह, शताब्दी 100 ईयर हो गए थे। और जी महाबोधि महाविहार का भी जो है वो वो भी जो वर्ष था वो 100 वर्ष था। उस दौर में जनता दल की सरकार थी और सामाजिक न्याय को लेके उस वक्त में रामविलास पासवान थे, बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांताराम साहब थे
89 के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद गए थे। वो एक दौर था कि नीले झंडे के लोग जीत के गए थे। एक बहुत अच्छा माहौल बना था और उस जी माहौल के बाद उस दौर में बनते सुरेश देसाई जो है वो आर्य नागार्जुन बनते सुरेश जो जापान से भारत आते हैं वो भी जी आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करने के बाद एक अल्पसंख्यक आयोग बनता है। क्या बनता है? अल्पसंख्यक आयोग। और वो भी एक्ट बनता है 1992 में। यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी का पूरे देश भर में एक भव्य रैली निकाली जाती है। जहां से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है उस स्थान से एक रैली निकलती है और पूरे देश भर भ्रमण करती है। बुद्धिस्टों में एक उत्साह होता है। बुद्धिस्ट अपने मांग करते, उस मांग को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन जो सरकार है वो एक आयोग बनाती है और उसको नाम दिया जाता है अल्पसंख्यक आयोग। और अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके आधार पर यह रहता है कि तब भी यह था कि अल्पसंख्यक आयोग बना मतलब अल्पसंख्यक में कौन रहेगा? बुद्धिस्ट रहेंगे, फारसी रहेंगे, जैन रहेंगे, सिख रहेंगे और उसके बाद मुसलमान रहेंगे। तो ये अल्पसंख्यक मैंने उनके हितों के लिए बनाया गया था। हम ये देखते हैं कि बीटी एक्ट के बाद में जो 1992 में भी जो प्रावधान आए, जो अल्पसंख्यक आयोग बना और उस वक्त में जनता दल की सरकार थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो सरकार ये करते और सरकार करने के बाद सरकार यदि बीटी एक्ट को हटाती, लेकिन उस वक्त की भी जनता दल की सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी तो जी उसने भी उस वक्त में ये काम नहीं किया और लालू प्रसाद यादव ने भी इस काम को नहीं किया। नहीं उसके किया बाद में आंदोलन चला और बड़ी बहस तो आपको आज का फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। सोशल पूज्य बनते मीडिया आर्य नागार्जुन सोसाई के नेतृत्व में 3 लाख लोगों ने दिल्ली में धरना दिया। मान्यवर कांसीराम साहब थे। मान्यवर कांसीराम साहब उस आंदोलन में शरीक हुए। तो हुआ क्या, फिर वहां पर जब लगने लगा कि ये जो आंदोलन है ये बुद्धिस्टों का आंदोलन बहुजन समाज पार्टी को के पक्ष में जा रहा है या उसके लोग जुड़ रहे थे। मान्यवर साहब के आने के बाद एक धम्मवीर बनते थे, उनको जानबूझकर जनता दल ने उसको राज्यसभा में भेजा और जी ये सब दौर चलते रहा। और बीटी एक्ट का जो दौर रहा वो धीरे धीरे चलता रहा धीरे धीरे में, लेकिन जनमानस का आंदोलन वो नहीं बन पाया था। वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का आंदोलन बन पाया था। और उसके बाद में पूज्य बनते आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई को बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उनको सदस्य बना दी, मतलब कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दे दिया। फिर ये आंदोलन शीतल हुआ। तो बालाघाट जिले के जो बनते हैं वो पूज्य बनते धम्म सिकर जी, उन्होंने इंटरवेंशन पिटीशन दायर की, मतलब बनते सुरेश देसाई के समर्थन में एक याचिका पेश की 2018 में और उसके साथ ये पैरवी चलती रही। बाद में ये आंदोलन आए। आकाश लामा जी है और सारे लोग इस देश के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं। और चूंकि इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई को उसकी अंतिम सुनवाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको 5 अगस्त को बढ़ा दिया गया और 5 अगस्त को वो अंतिम बहस होगी। और उस बहस में जो मूल याचिका है जो वो पूज्य बनते आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई की जो याचिका है उसके और बनते धम्मसिकर जी के द्वारा जो इंटरवेंशन याचिका पेश की गई उसके समर्थन में जो याचिका कुछ साक्ष्यों के साथ पेश की गई है ये अधिवक्ता लोग पैरवी करेंगे। और वहां पर चूंकि सर्वोच्च न्यायालय विधि का जानकार है और वहाँ विद्वान न्यायाधीश लोग रहते, जस्टिस लोग हैं, तो मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है कि अनुच्छेद 13 का उस बात को ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के में जो लिखा है मूल अधिकारों में कि गुरु के जो जितने भी जो नियम है जो विधियां है वो निश्चित की जाएगी। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी बात यूनेस्को ने भी ये कहा दिया कि महाबोधि महाविहार जो है बुद्धिस्टों का, यूनेस्को ने उस बात को ये किया। तो ऐसे तमाम जितने साक्ष्य है वो बुद्धिस्टों के पक्ष में है। तो बुद्धिस्टों के पक्ष में होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही हमारे अधिवक्ता बेहतर पैरवी करेंगे और अपने आर्गुमेंट में अपने दस्तावेजी साक्ष्यों में और बहस के दौरान अपनी सारी बातें रखेंगे तो निस्संदेह ये जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन फैसला आए या ना आए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि किसी के घर की कोई चोरी करता है तो चोर करते, कोई डकैती करता है तो डकैती करते। तो महाबोधि महाविहार जो है बुद्धिस्टों का है, आपका तो कोई है नहीं। गैर बुद्धिस्टों का जब है नहीं तो आपको तो बिना निसंदेह आपको अच्छी भावना के साथ उसको ये छोड़ देना चाहिए था। इस वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने वैशाली में भगवान बुद्ध की अस्थि कलश 126-27 वर्ष बाद लाए। अरे भाई 126-27 बाद जो अस्थियां आई है वो काम आप वैशाली में कर रहे हैं।
वहां विहार का करे, जो बुद्धिस्टों का जो विहार है वहां पर बिहार सरकार को अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना था और बीटेक को रद्द करने की बात करना था, या जी नीतीश कुमार की सरकार और देश की केंद्र की मोदी की सरकार को यह करना था कि सरकार वकील अपने अपने जो सरकार की ओर से वकील को उपस्थित ही नहीं करते और सब जी समर्थन देते कि नहीं ये उनका है। अब ये लेकिन इस देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी भी बुद्धिस्टों की दुश्मन नहीं रही है और जी कांग्रेस पार्टी भी दुश्मन रही है, और लालू यादव की सरकार के समय भी ये नहीं हो पाया, नीतीश कुमार की सरकार के समय में हम बुद्धिस्टों को न्याय नहीं मिल पाया, तो लालू की भी सरकार बुद्धिस्टों की दुश्मन रही है और नीतीश कुमार की भी सरकार दुश्मन रही बिल्कुल है। सर। तो ऐसे में हम ये महसूस करते हैं कि जो 5 अगस्त में हमारे जो अधिकृत अधिवक्ता है वो वहां पर बेहतर पैरवी करेंगे और निस्संदेह बुद्धिस्टों को मैं तो आश्वस्त करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय का एक भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है और वो भी संविधान को मद्देनजर रखते हुए उस बात को ये करेंगे। और यही नहीं, अनुच्छेद 25 में भी है हमारा कि धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म की स्वतंत्रता है तो भाई वो हमारा अपना है, अशोककालीन बना है वो है। और यही नहीं, हमारे इसमें अनुच्छेद 29 में भी है कि अल्पसंख्यक को अधिकार दिए गए, हितों का संरक्षण है, तो हितों का भी यदि हमारा संरक्षण करना था तो अनुच्छेद 29 को देख के करना था, और हमको स्वतंत्रता देना था तो अनुच्छेद 25-26 के तहत देना था। तो ये सारे जितने भी है वो बुद्धिस्टों के पक्ष में है और हमारे पक्ष में होने की वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से आज से ही बधाई दे देना चाहता हूँ कि तो ये फैसला जो आएगा बुद्धिस्टों के पक्ष में आएगा और बुद्धिस्ट लोग एक जिस दिन फैसला आएगा एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं, बुद्ध जयंती जैसी हम मनाते हैं, वैसे ही ऐतिहासिक फैसला होगा ये। ऐतिहासिक फैसला होगा। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से बुद्धिस्टों से अम्बेडकरवादी से निवेदन करते हैं जिस दिन हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो पुनः इस बार में बाबा साहब अम्बेडकर की दोबारा जयंती और भगवान बुद्ध की दोबारा जयंती का आयोजन उसी में हर्षोल्लास के साथ मनाए। बिल्कुल सर। सबसे बड़ा सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बुद्ध की धरती से बताते हैं, लेकिन अगर हम बुद्ध की बात करें तो जैसे कि बाबा साहब को दलितों के मसीहा तक सीमित कर दिया, उसी तरह कहीं ना कहीं बुद्ध की विचारधारा दलितों तक सीमित के रह गई है। जैसे हम सामाजिक संरचना को देखते हैं, अगर बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, इस देश के अंदर में महाबोधि महाविहार को यदि लोग वहां से कब्जा नहीं छोड़ने का वजह आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने बुद्धिस्ट राष्ट्र के लोग हैं और बुद्ध धर्म में दान पारमिता का बड़ा महत्व है, तो बुद्धिस्ट जितनी मुद्राएं आती है वो कहाँ आती, महाबोधि महाविहार में आती है। तो महाबोधि महाविहार में आती है तो वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पास जाते, तो सरकार का उसमें भला होता है। तो सरकार का भला जब बुद्धिस्टों के हाथों में आ जाए तो सरकार की जो चोरी करने का काम नहीं हो पाएगा। और मोदी जी की मजबूरी, मोदी क्या होते कि जैसा कि लोग कहते कि जैसे लोगों ने कहा, जैसा यूट्यूब में वो फेसबुक में अंदर में क्या बोलते, गूगल में सर्च किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो वो गूगल बताया, बोले कि मोदी जी बोलते हैं। तो झूठ कौन बोलता है, मोदी जी बोलते हैं, ऐसा गूगल बताता है, ऐसा लोगों का है। तो मतलब ये कि वो झूठा आदमी इसलिए कि वो कभी नहीं बोले कि राम के देश से आए, वो कभी नहीं बोले, वो इसलिए नहीं बोलेंगे, उनको मालूम है ये देश, ये भारत जो है, भारत जो है ये बुद्ध के नाम से जाना जाता है दुनिया को। और दुनिया में जाएंगे तो वहाँ कौन है, बुद्धिस्ट लोग है, आपको सम्मान मिलेगा, सारी चीज मिलेगी। तो ये वो काम ये करते हैं, इसलिए उनकी मोदी जी की मजबूरी है कि बुद्ध का नाम लेना। विदेशों में राम का नाम लेंगे तो उनका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बुद्ध का नाम लेते हैं। और ये नौटंकी यही नहीं करते, योगी जी के भी यहाँ पर जब सरकार में आते तो वो राम की कोई मूर्ति भेंट नहीं करते, वो बुद्ध की मूर्ति भेंट करते। कौन, योगी जी करते हैं। मोदी और योगी दोनों ये काम करते हैं, मतलब दोनों की जो सरकार है यही काम करती है। अभी जो सरकार जो ब्रिटेन, हमारा लंदन में जो भगवान बुद्ध की जो अभी जो अस्थियां आई है, और अभी जो पिछले दिनों बिहार सरकार ने वैशाली में की है, तो मतलब सेंट्रल की सरकार और बिहार राज्य की सरकार, इनके दोनों की इससे आया है। तो मतलब ये है कि आप यदि बुद्ध की अस्थियां यहाँ लाते हो तो ये सब जो अभी वर्तमान में जो किया गया है, ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है उसको मद्देनजर उसके ध्यान भटकाने के लिए वैशाली का उद्घाटन किया, और नहीं तो इसके पहले भी करते थे। तो इस प्रकार से है, मोदी जी जो है वो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध के महाबोधि महाविहार जो बुद्धिस्टों का है वो बुद्धिस्टों को नहीं सौंपना चाहते। तो ये उनकी दोगली नीति है, ये उनका अपना बेहरूपियापन मैं कह सकता हूँ।
क्योंकि ये देश इसका के मतलब प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये कि पहचान उनकी बुद्ध से है और प्रचार प्रसार भी हो रहा है, बस वो चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अंदर से। अ, शिकार शिकार तो यह है कि भारत में जो विदेश की जो मुद्राएं आ रही है और जो भारत के लोग यहाँ पर दान कर रहे हैं, भारत के लोगों के बिहारों में जो दान कर रहे हैं, उसका उपयोग बुद्धिस्टों के विरुद्ध में कर रही है सरकार। बुद्धिस्टों के आंदोलन को खत्म करने के लिए बुद्धिस्टों के हित में कभी कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। और और उम्मीद भी नहीं करना चाहिए बुद्धिस्टों, क्योंकि बहन मायावती के शासन काल में जितना उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास हुआ और महापुरुषों के नाम से जितना किए, उतने जी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं करी और बीजेपी भी अपने शासनकाल में नहीं कर सकती। तो ऐसा जी सर, जैसे कि आपको लगता है कि न्यायपालिका में जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद है अभी भी? अगर है तो इसे कैसे निपटा जाए? क्या इसके लिए उपाय हो सकता है? सिर्फ न्यायपालिका भी जातिगत पूर्वाग्रह से नहीं है। समूचे जितने भी शासकीय अर्थशास्त्री तंत्र है, सरकार है, जी वो विशेषकर अम्बेडकरवादी के प्रति देश मानसिकता है, इसमें कोई दोहराय नहीं। क्योंकि अम्बेडकरवादी सबके साथ खड़ा हो जाता है, जी अम्बेडकरवादी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये सरकार तो जो है वो तो करती है। और जैसे कि न्यायपालिका, ये जो कॉलेजियम जो सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि विद्वान जो लोग हैं वो नहीं जा रहे, वो कौन जा रहे हैं? जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार की चापलूसी करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिनकी वकालत विद्वान अधिवक्ता नहीं जाते, जो सरकार की चापलूसी करने वाले अधिवक्ता है, उनको कॉलेजियम सिस्टम में उनको जज बना रहा है, जस्टिस बना रहे हैं। वही जाके हाई कोर्ट में जा रहे, वही जाके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे। विद्वता होती तो लोअर कोर्ट से जाके सेशन जज जो रहते, सेशन जज से डिस्ट्रिक्ट जज, उनका प्रमोशन होता। ये तप्पे नपे तुले लोग जाते, तो ऐसा नहीं है। वहां कौन जा रहा है? एक तो जी जो फिर एक एडवोकेट है जो हाई कोर्ट में पैरवी कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट में जस्टिस बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कर रहा है, कुछ लोग वहां से जाते हैं, या फिर जो हाई कोर्ट से लोग हैं वो प्रमोशन में वहां जाते हैं। तो अभी जी कॉलेजियम जो सिस्टम है, तो ये है कि सरकार की जो चापलूसी करेगा, जिनके पिताजी है, जिनके लोग का संबंध है, वो करते हैं। और जो चीफ जस्टिस रहते हैं, वो लोग राज्यपाल जो रहते हैं वो स्टेट में और सेंट्रल में वो करते हैं। तो ये सब सरकार के जो नुमाइंदे वो लोग जाते हैं। मैं नहीं समझता कि बहुत विद्वान लोग जाते हैं। और विद्वान लोग यदि जाते तो 10-10, 20-20 साल है फाइलें नहीं पड़ी रहती। हम भी देख रहे हैं लोअर कोर्ट में 5 साल से बहुत ज्यादा फाइलें हो जाती, तो हाईकोर्ट डंडा चला देता है कि बहुत पुरानी फाइलें होगी। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर में 20-20 साल की फाइलें, सुप्रीम कोर्ट 20-20 साल के फैसले को नहीं कर पा रहा, वहां बोलने वाला है, जी वहां बोलने वाला है ऐसे। सर, आपने कोलिजियम सिस्टम के बारे में बोला कि कोलिजियम सिस्टम तो एक आम व्यक्ति कोलिजियम सिस्टम को ठीक से समझ नहीं पाता कि कुछ लोगों का कहना है कि कोलिजियम सिस्टम ठीक है, कुछ लोगों का लगता है कोलिजियम सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ कहते हैं कि इसमें नेपोटिज्म जैसी चीजें हैं कोलिजियम सिस्टम में। तो एक्चुअल में ये सिस्टम से मिलकर के या कोलिजियम सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है, उसके आप सिंप्लीफाई करें कि एक आम व्यक्ति भी समझ पाए कि कोलिजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके क्या देखो मेरिट क्या डिमेरिट्स है? जी कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कोई योग्यता पर निर्भर नहीं। सिविल जज वर्ग 2 योग्यता पे निर्भर करता है। एडीजे अब जो वर्ग 2 बनेगा वो वर्ग 1 बनेगा, वो मुख्य न्याय वो बनेगा। और उसके बाद में ये प्रमोशन होते होते जाते हैं। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस बनते हैं वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, या उनकी नियुक्ति कौन करता है? या उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसका राज्यपाल। अनुशंसा कौन करेगी? सरकार करेगी। क्या करती है? सरकार। जैसा जी कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जी नोटरी होते हैं, एक अधिवक्ता नोटरी बनता है और एक अधिवक्ता शपथ आयुक्त बनता है। तो ये शपथ आयुक्त भी और जो नोटरी बनते हैं, ये सरकार की जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, सरकार के राजनीतिक दल से जुड़े वाले जो अधिवक्ता है, वो शपथ आयुक्त बनते हैं और नोटरी बनते हैं। और सरकार के विरोध में रहने वाला व्यक्ति कभी भी नोटरी नहीं बनता और कभी शपथ आयुक्त नहीं बनता। ठीक वैसे जो सरकार के विरुद्ध में है और विद्वान भी है, सरकार उसको कॉलेजियम सिस्टम से वो किया, तो वहां का वो राज्यपाल उसकी अनुशंसा नहीं करेगा। क्योंकि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल को क्या है, वो जिसका बताएगा उसमें मोहर लगाने का काम है। तो ये बिल्कुल सब सारी चीज। दूसरी बात, कुछ लोग चीफ जस्टिस जो रहते हैं वो देखते हैं कि हमारा अपना रिश्तेदार क्या है। तो वहां पर आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के और अल्पसंख्यक के बहुत विद्वान अधिवक्ता हाईकोर्ट में रहते हैं। तो आप देखेंगे जितने होते हैं स्वर्ण वर्ग से जाते हैं, सामान्य वर्ग के लोग कॉलेजियम में जाते हैं।
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने शेड्यूल ट्राइब का किसी व्यक्ति को आज तक देखा ही नहीं। हो सकता है पहले बनाओ, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का नहीं। शेड्यूल कास्ट के लोग जो लोग गए हैं वो कुछ लोग विद्वता से, लेकिन कुछ लोग तो राजनीतिक से गए। और सामान्य के जितने सारे के जो लोग हैं वो कोई विद्वता से नहीं गए हैं, वो सारे के सारे एक सिफारिश से गए हैं और तो जस्टिस बना दिए गए। अब ऐसे लोग जो सिफारिश बिना विद्वता के लोग गए हैं, उनसे बहुत अच्छी न्याय की उम्मीद करना मुझे लगता है कि मतलब न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी न्यायिक पालिका पर भरोसा हमको करना पड़ता है, ये हमारी अपनी मजबूरी। और जहां तक जाति तो देश है, तो जाति तो देश है। यदि जज बनता है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वकीलों को उनको नजरों में फूटा होता है, ये उनकी इसमें धारणा बना के चलते आते। और यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति भी जज बनता है तो वो भी अपने लोगों से के प्रति धारणा, अच्छी धारणा नहीं बना के रखता, वो भी हमारे लोगों के प्रति बहुत अच्छी धारणा बना के। अब देखते हैं, अब अभी जो चीफ जस्टिस देखो, ये वर्तमान दौर में हमारी जो राष्ट्रपति महोदय वो ट्राइब से है, चीफ जस्टिस हमारे अपने वर्ग से, और उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो अब ऐसे नजरों में समय में यदि महाबोधि महाविहार का फैसला बुद्धिस्टों के पक्ष में नहीं आएगा तो ऐसा अवसर फिर की संभावना हम तलाश करेंगे भी तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो एविडेंस एक्ट है उसके आधार पे, हमारे जो सबूत है उसके आधार पे, और हमारे जो अधिवक्ता साथी बेहतर पैरवी करेंगे तो निस्संदेह हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ये तो है जी सर। जैसा कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस माननीय गवई साहब हैं, तो उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का प्रावधान भी आया है उनके ही समय पे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ही मतलब बुद्धिस्टों के फेवर में ही फैसला आने की उम्मीद है, जताया जा सकता है। क्या ऐसा है? क्या है, न्याय की जो है, न्याय सारे पहलू को देखे करते हैं जी। अयोध्या का मसला था तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा का, अंतरात्मा के से किसी उपाय को जस्टिफाई नहीं करना। और उस वक्त भी हमारे लोगों ने जैसा महाबोधि महाविहार के लिए याचिका जैसे पैरवी कर रहे हैं, यदि ऐसी अयोध्या के प्रति हमारे लोग कहते हैं तो जितने भी उत्खनन में ये पाएगी कि बुद्धकालीन अशोककालीन अवशेष मिले हैं, बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो एविडेंस के आधार पर हमारा दावा बन सकता है। लेकिन क्या है, लेकिन हमारे लोगों ने उस वक्त नहीं किया। और भी हमारे ये है बौद्ध विहार है जो लोगों ने कब्जा करके रखे, लेकिन ये जो महाबोधि महाविहार है इस पे लोगों ने, यदि इसमें सफलता मिल जाएगी तो शायद भविष्य में शायद लोगों को ये होगी कि एविडेंस के आधार पे नहीं, ये हमारा जो है तिरुपति बालाजी भी हमारा है, जगन्नाथपुरी भी हमारा है, पंढरपुर का जो विहार है वो भी हमारा विहार है। ऐसे जब हमारा ये होगा तो जितने फिर हमारा ये होगा, क्योंकि ये जो अशोककालीन और अशोक के काल में बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, क्योंकि मौर्य वंश में 10 राजा हुए, अब तो 8 राजा बुद्धिस्ट हुए। तो बुद्ध के उस मौर्य वंश में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म का प्रचार और कम मात्रा में जैन धर्म का प्रचार, क्योंकि समकालीन ये थे। लेकिन बुद्ध के समय में जैन था, लेकिन राजा बिम्बिसार के उसके बाद में, अशोक के बाद में तो टोटल बुद्धिज्म का प्रचार हुआ है। तो जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो इनका तो कोई अता पता नहीं है। तो जब इनका कोई अता पता नहीं, जैसे अयोध्या, जहां युद्ध नहीं हुआ अयोध्या वो साकेत नगरी, तो ये सब हमारे पास सारे एविडेंस था। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, बड़े पदों में रहने वाले लोग हैं, विद्वान लायर लोग हमारे देश में बहुत लोग हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मैं जैसे मैं आपके इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे हमारे दिल्ली के बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, बहुत बड़े डकारते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में। मुझे आज उन पे बड़ा दुख होता है कि महाबोधि महाविहार जैसे ऐसे आंदोलन में वो लोग जो बहुत बोलते बहुजन मीडिया पर, वो चुप बैठे। तो उनके बारे में मेरे को मैं सवाल समझ में नहीं आता क्यों बैठे। एक नागपुर का ये लड़का शैलेश नौरे वहां जाके पैरवी कर रहा है, वहां जाके ये कर रहा है, तो उन लोगों को लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई आपकी एक रवि तांबोरे करके भी कोई अधिवक्ता है, वो भी ये कर रहे हैं। लेकिन और भी जितने यूट्यूब पे फेसबुक में जितने भी अधिवक्ता है वो बहुत जो चिल्लाते थे, वो इस महाबोधि महाविहार में किसी प्रकार का उनका पैरवी नहीं कर रहे हैं, खड़े नहीं है, समर्थन में खड़े नहीं है। तो बाबा साहब को गांधी से तो नहीं हार पाए, बाबा साहब को हारना काजोलकर से पड़ा और बाबा साहब को हारकर बोरकर से पढ़ना पड़ा। तो ऐसा भी हमारे लोगों में कुछ अधिवक्ताओं का मेरे को नजर आता है, और कुछ भिक्षुओं से भी मेरा विनय है
कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है पूज्य बनते आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई के जी। उसमें वो समर्थन करें, उसके साथ खड़े हो। क्योंकि भंते दमोशिखर जी चाहते हमारे बालाघाट जिले के, वो चाहते तो अलग से याचिका पेश करते, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने उसके समर्थन में इंटरवेंशन पर याचिका पेश की। तो मतलब आप समर्थन में खड़े हो और साथ में खड़े हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा भिक्षुओं से भी निवेदन है, वर्तमान समय में हमें संगठित होने की से बेहतर है संगठित होना है। कौन आगे बढ़ा कौन पीछे बढ़ा उसका मुद्दा नहीं, ये बुद्धिस्टों का मुद्दा है। जो आगे चल रहा है, जो पैरवी कर रहा है, उसको सहयोग करे। जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है उसको सहयोग प्रदान करे, और नेतृत्व की यहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आपके चैनल ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत साधु है। और यदि कोई प्रश्न है जी तो मैं उसका जवाब। सर, आपका जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आपका एक सफर भी रहा है लंबा और आपका अनुभव भी रहा है। तो जो बहुजन कम्युनिटी है, जो कि हाशिए का समाज है, तो मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज आज भी न्याय पाने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चुनौती होते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ विशेष जिसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे, जिससे ऑडियंस हमारे अवगत हो सके, क्या मुख्य वजह रहती है, कौन सी चुनौती होगी? देखिए क्या है, बहुजन समाज के लोग ही न्यायालय में आते, न्यायालय में जो आ रहे बहुजन समाज के लोग, और बहुजन समाज के लोग न्यायालय में आ रहे हैं, इसका आशय ये है कि जो बहुजन समाज है वो आपस में विखंडित है, आपस में राग देश की भावना में आपस में सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं गांव में होते, शहरों में नहीं होते। शहरों में गैंगवार होते, शहरों में जो धरना से प्रॉपर्टी के होते, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़े अपराध होते गांव में होते। न्यायालय में जो है वनस्पतियों की संख्या, हमारा भारत जो है गाँव का देश है, इसलिए गाँव में जो अब गाँव में जो SC ST और OBC के लोग रहते हैं, जनरल व्यक्ति रहते नहीं। जनरल व्यक्ति अधिकांश तो शहर के अंदर में उनका कब्जा है, वो व्यवसाय पे। तो ये आपस में और विवाद होने की जो मुख्य वजह है वो है सब। जिस दिन बहुजन समाज के लोग बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेंगे, जैसे आपको जापान के अंदर में कोई आदमी किसी की चोरी नहीं। आपको बता देना चाहता हूँ कि वहां थाने बहुत कम है, वहां न्यायालय नहीं, केसेस नहीं, जज बनते तो केस नहीं, बहुत बिरले। मतलब जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है वहां पर ये है। तो जहां बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ है वहां पर थाने कम है और वहां पर न्याय। तो जो गरीब है, अब न्याय पाने के लिए है कि साल भर में 8 से 9 माह कोर्ट चलता है, बाकी वेकेशन होता है तो वो 9। अब 8 से 9 माह के केस चलेगा और वेकेशन के ऐसा करके टोटल 12 महीने में 2-3 महीना वेकेशन में चले जाती, छुट्टी में। अब जो पेशियां आती है तो वो पेशी जो रहती है वो महीने या 2 महीने में एक बार होती है, 1.5 महीने में एक बार होती है। अब ऐसे यदि होगी 9 महीने में यदि 9 पेशी, साल भर में 9 पेशियां हुई, तो वो बताते हैं कि साल भर से ज्यादा। ये ऐसा नहीं होता, वो साल में महीने में 2 बार पेशियां होती, 3 बार पेशी होती है। हाँ, लेकिन न्याय पाने के लिए उसके लिए भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि एक उसको विधि का ज्ञान नहीं, क्योंकि सरकार ने विधिक सहायता शिविर, विधिक सहायता के लिए अधिवक्ता भी है। जो लोगों को लगता है कि हम पैसा अदा नहीं कर सकते तो उसके लिए विधिक सहायता उपलब्ध रहती है, वो जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दूसरी बात है कि न्याय के संदर्भ में यह है कि जो जुडिशरी में न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, तो आप ये कह सकते हैं कि कम समय में भी न्याय की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि वहां तो 10 साल 15-15 20-20 साल के पहले मामले नहीं। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। वो चाहता है कि सुलभ न्याय न्याय अरे भाई, सुलभ न्याय की आप बात करते हो, आप ही क्या खुद जो पिटीशन होती है उसको 10-10 15-15 साल, जो अपील होती है उसको आप डिसाइड नहीं कर पाते। तो जो दिया चले अंधेरा कहना चाहिए कि आप यदि उपदेश दे रहे, लेकिन उपदेश देने वाले के घर में अंधेरा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वजह से ही हमको सही समय पे सही न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बिल्कुल निस्संदेह है। और चूंकि हाई कोर्ट राज्य के एक स्टेट में होता है, सुप्रीम कोर्ट देश में एक जगह है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो पैरवी 1 लाख से 50,000 से नीचे से नहीं करते। तो आम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर न्याय उनके लिए कठिन हो जाता है। हाई कोर्ट में भी 20,000 25,000 से 50,000 से नीचे के कोई वकील नहीं रहते। तो गरीब आदमी के लिए 20,000 25,000 रुपए इकट्ठा करना, वो कराना भी
उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए जो न्याय है वो वर्तमान समय में वो हमारे अपने गरीबों के लिए बहुत कठिन है और दुर्लभ भी है। लेकिन जी। अब उनके साथ अपनी मजबूरी, लेकिन फिर भी सरकार उनको विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त कराती है। तो यदि विधि वो चाहे तो ऐसा भी उनके साथ न्याय हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका जो है वर्तमान समय में बड़ी स्वच्छ और साफ है। दिल्ली का यदि नोट कांड को देख लिया जाए और कुछ अधिवक्ता, कुछ जस्टिस को छोड़ दिया जाए, चंद्रचूड़ जैसे, तो बहुत सारे अधिवक्ता जो जस्टिस है वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के